मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना है मित्रों, हमको कोशिश कर कर के अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। और हम लोग कोशिश ये करें कि सबसे पहले अर्थात प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के हम अपनी सफलता को अर्जित करें और कोशिश करके आगे बढ़ें और इंतज़ार करके अपना समय जाया मत करें। तो हम लोगों को कोशिश करना है, इंतज़ार नहीं करना है। इसी एनर्जी के साथ चलिए हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे NCERT शॉर्ट नोट के तहत कक्षा 6 भूगोल का, और भूगोल में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर चुके हैं अभी तक लेसन 4 तक। तो आज की क्लास में हम लोग लेसन 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेसन 5 में क्या है। तो हम लोग आज लेसन 5 में मित्रों अध्ययन करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का। किसका? परिमंडल का। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र में जल है, मतलब काफ़ी क्षेत्रों में जल है, और कुछ क्षेत्रों में क्या है? स्थल है। कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो जल और स्थल पर से बनी हुई है। तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जल जो है वो लगभग 71% भाग पर है और स्थल लगभग 29% भाग पर है। तो हम लोगों को देखना है कि जो जल वाला क्षेत्र होता है मित्रों, हम लोग उसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल। जहाँ पर जल होता है वहाँ उसको जलमंडल कहते हैं। और जो भाग ठोस होता है अर्थात जहाँ पर ज़मीन होती है उसको हम लोग कहते हैं भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल के ऊपर का क्षेत्र जो खाली स्थान होता है अर्थात आकाशीय क्षेत्र, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो ये मंडल हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व होते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है मित्रों कि जितने भी पौधे या जीव जंतु पलते हैं वो हमारी धरती के अंदर अर्थात धरती के भूपर्पटी पर ही रह करके या उसके कुछ अंदर रह करके अपने पोषक तत्व अर्थात भोजन को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी इनको पोषक तत्व या भोजन के रूप में प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूमंडल से प्राप्त होता है, जो भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से बना होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब देखिए, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? समुद्र तल से, जिसे शून्य माना जाता है। मान लीजिए कि अगर ये हमारा जल क्षेत्र है, क्या है? अगर ये हमारा जल क्षेत्र है और इसके बगल में मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्थल क्षेत्र है, ये हमारा स्थल क्षेत्र है। तो हम लोगों को ये देखना है कि जो जल का क्षेत्र है ये मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समुद्र तल को शून्य मान लेते हैं। 0 मीटर मतलब 0 मान लेते हैं। अब इसके ऊपर से यहीं पर मान लीजिए कोई क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है, ये वाला मान लीजिए इतना ऊंचा क्षेत्र है और ये वाला हमारा जो है ये समुद्र तल है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो शून्य, ये हम समुद्र के तल को शून्य मान लेते हैं। यहीं से ये मानते हैं कि ऊपर वाला ये वाला भाग है, इसकी ऊंचाई कितना है और यहाँ की ऊंचाई कितना है, यहाँ की ऊंचाई कितना है, यहाँ की ऊंचाई कितना है। इसी से हम लोग क्या करते हैं? उसकी ऊंचाई माप कर यहाँ पर लिखा जाता है। देखे होंगे आप लोग कई स्थान पर जब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापते हैं तो हम लोग लिखे रहते हैं स्टेशन वगैरह पर। आप लोग खास करके देखे होंगे कि लिखा जाता है कि समुद्र तल से कहाँ से? समुद्र तल से जितना ऊंचा मान लीजिए रहता है कोई क्षेत्र, मान लीजिए 250 या 251 मीटर ऊंचा है, तो लिखा रहता है कि समुद्र तल से। अर्थात जो समुद्र का तल होता है, जब सब धरती पर लगभग पूरी पृथ्वी पर लगभग समान है तो हम लोग यहीं से माप लेते हैं 0 मान करके, और
स्थल खंड की ऊंचाई माप लेते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर या जितना भी होता है कि 150 मीटर या 20 मीटर जितना भी है, हम लोग उसको माप कर स्थान की ऊंचाई मापते हैं। तो कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे भारत में, कहाँ पर? भारत में, हमारे भारत में अर्थात हमारे देश में जो समुद्र तल मापा जाता है वो कहाँ का मानक माना गया है, कहाँ से लिया गया है? तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये मद्रास अर्थात चेन्नई के समुद्र तल से मापा जाता है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि भारत का समुद्र तल कहाँ पर माना गया है, कहाँ से मानक माना गया है कि वहीं से ऊंचाई नापी जाती है। तो मद्रास अर्थात चेन्नई से ऊंचाई मापी जाती है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। चूंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है तो हम लोगों को देखना है, नहीं शब्द दे करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प। क्या है? वाष्प है। और हुडर का अर्थ है जल। क्या है? जल। और बायोस का अर्थ है जीवन। क्या है? जीवन। इसी से बायोमास वगैरह बने होते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है। अब हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 भाग है। अर्थात हमारी पृथ्वी जो है उसमें जितने भी महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसका हम लोगों ने अपने पीछे के वीडियो में अध्ययन किया है। हमारे पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, मान लीजिए भूमध्य रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और उसके बाद में अगर हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर बांटते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो होता है हमारा पूरा, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाला जो क्षेत्र होता है पूरा, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो खास करके अगर सही से देखा जाए तो 4 गोलार्ध हमारे पृथ्वी पर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध, और ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। जब इसको ऊपर नीचे हम लोग बांट लेंगे तो ये पश्चिमी हो जाएगा और ये पूर्वी हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, मतलब 4 गोलार्धों में पृथ्वी को टोटल बांटा गया है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो हमारा जो एशिया है वो कहाँ पर है? तो वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम लोगों को देख लेना है कि पूर्वी गोलार्ध कौन सा है। तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध आता है और यहीं पर हमारी एशिया जो है स्थित है। तो कहने का मतलब अगर सही से देखा जाए तो उत्तर पूर्व, क्या है? उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। केवल पूर्व नहीं कह सकते हैं, उत्तर पूर्व एशिया में, मतलब उत्तर पूर्व या उत्तरी गोलार्ध हम लोग कह सकते हैं। या टोटल हम लोगों को देखना है तो पूर्वी गोलार्ध लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग, तो पूर्वी गोलार्ध है। तो अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए अब हम लोग मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है इस ये वाला पूरा, चूँकि हमने बात किया था कि जो हमारी पृथ्वी है ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। तो उसी को दिखाया गया है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब हमारे, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी पर कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। कितने? 5 महासागर हैं। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है, हमारी पृथ्वी पर कितने? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो हम लोग चलिए महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला हम लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और मैंने अभी देखा है पीछे कि हम लोगों ने कि ये पूरी पृथ्वी का 1/3 स्थल क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? 1/3 स्थल क्षेत्र है, अर्थात 3 में से 1 क्षेत्र के बराबर लगभग है।
और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथे पर है मित्रों दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें पर है अंटार्कटिका, और छठवें स्थान पर आता है आपका यूरोप, और सातवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप जो हम लोगों का है वो एशिया है, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। सबसे मतलब हमारे पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप, और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका का नंबर आता है 5वें स्थान पर, उसके बाद यूरोप, और 7वें स्थान पर आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़े महाद्वीप हैं, मान लीजिए एशिया है, उसमें से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। जो मुख्य रेखाएं हैं तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो हमारी कर्क रेखा अर्थात 23.5 नॉर्थ, 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है, और कहाँ से, और अमेरिका से होकर गुजर रही है। और ये थोड़ा से गड़बड़ बन गया, ये मित्रों अफ्रीका से भी होकर गुजरती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और ये भी ध्यान देना है कि कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है, और कौन से महाद्वीप जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। चूँकि अभी हम लोग लेसन क्लास 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो ऊपर वाला जो 0 अंश अक्षांश है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी में है, कौन दोनों में है। तो अगर पूरा देखा जाए मित्रों, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो खास करके आता है वो एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा मैप है, और इसमें यहीं पर मित्रों ये वाला यहीं पर एक पर्वत है, इसको हम लोग कहते हैं यूराल पर्वत। क्या कहते हैं, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। रूस में है, कहाँ पर है, रूस में है, चूँकि साइबेरिया क्षेत्र पूरा रूस के अंतर्गत आता है। तो यूराल पर्वत है, और वो क्या करता है, वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यही पॉइंट था, तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है यूराल पर्वत कहाँ पर है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके बाद में है आर्कटिक वृत्त यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और यहीं पर यूरोप है मान लीजिए, तो आर्कटिक वृत्त अगर यहीं से गुजरता है तो कहने का मतलब यूरोप से होकर गुजरता है। तो यही लिखा हुआ है कि आर्कटिक वृत्त यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है ये स्थिति को। उसके बाद में अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है। हम लोगों ने अभी अध्ययन किया इसका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका
से होकर गुजरती है। मतलब विश्व की जो सबसे लंबी नदी है मित्रों, वो कौन सी है, तो वो हम लोगों को ध्यान देना है। वो है, मान लीजिए ये हमारा अफ्रीका है, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो यहीं से होकर ऐसे गुजरती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये कौन सी है, नील नदी। क्या है, नील नदी। मैप में अगर आप देखना चाहें तो हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। चलिए मैप में देख लेते हैं। मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो यहीं से ऐसे नील नदी बहती है, हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ ये है नील नदी, कहाँ पर, ये पूरे विश्व की नील रिवर सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी, हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे लंबी नदी है पूरे दुनिया की। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी, अगर सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किसमें है, तो हम लोगों को ध्यान देना है अमेजन नदी। किसमें, अमेजन नदी है, जो ब्राज़ील में बहती है, दक्षिण अमेरिका में थी। हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर है। तो अगर अपवाह क्षेत्र जहाँ पर पूछा जाए तो वहाँ पर सबसे बड़ी, अर्थात जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अमेजॉन में है, अमेजन नदी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अपनी चर्चा में। तो हम लोग देख रहे थे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब उसके बाद में उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका हम लोगों ने देख लिया क्रम वाइज, कि पहला जो है वो एशिया है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, अफ्रीका है, और तीसरा कौन है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका है, ऐसे क्रम है। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये इतना ऐसे छोड़ दिया जाए तो यहीं से लेकर के ऐसे हमारा ये लगभग फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका। क्या है, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ पर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हम लोगों को देखना है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत। क्या है, एंडीज पर्वत, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात जो एंडीज पर्वत है वो कहाँ पर है, तो हम लोग देख लेते हैं मैप में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है ये मित्रों, यहाँ से इसे लेकर के इसके पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है दक्षिणी अमेरिका में है। किसमें है, साउथ अमेरिका में है। और इसके किस साइड में है, तो हम लोगों को ध्यान देना है इसके पश्चिमी साइड में है। समझ में आ गया, तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम लोग अगर पूरा पाठ कंप्लीट करना चाहेंगे मित्रों तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे ज़्यादा ना बढ़ते हुए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।